श्याम मानव चैनल को आपका समर्थन देने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चैनल के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबाएं। प्रवीण गुत्ते, इनका सवाल है कि अगर हमारे देश में गांधी जी जो चाहते थे उस ढंग की अर्थव्यवस्था अगर हमारे देश में अमल में आती तो क्या हम पश्चिम के डेवलपमेंट को कॉम्पीट कर पाते? अच्छा सवाल आपने पूछा। हमारा देश पूरे दुनिया में दुगना अमीर था, और ये 100, 150, 150 साल नहीं, करीबन 3-1 हजार साल, क्योंकि हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था पूरी तरह से स्वयंपूर्ण थी, समृद्ध थी, अच्छे खाते पीते थे, अकाल आने के बाद भी टिक रह सके इस ढंग की हमारी अर्थव्यवस्था थी। यह अर्थव्यवस्था 200 सालों में अंग्रेजों ने पूरी तरह से ध्वस्त कर दी थी। गांधी जी चाहते थे कि उसी अर्थव्यवस्था की नींव हम मजबूत करें, क्योंकि भारत एक नेचुरल दृष्टि से, नेचुरल रिसोर्सेज से बहुत समृद्ध देश है, उसका उपयोग कीजिए। भारत की सबसे बड़ी ताकत थी हमारी जनसंख्या, और वो हमारी जिम्मेदारी भी थी। हम पश्चिमी औद्योगिक विकास का ढर्रा अपनाने के बाद में बड़े पैमाने पर बेरोजगारी निर्माण होगी, यह गांधी जी को पता था, नेहरू जी को भी पता था, जो अर्थशास्त्र के बारे में जानता है सबको पता था। पूंजीवाद में बेरोजगारी निर्माण होती ही है, बड़े पैमाने पर निर्माण होती है। पूंजीवाद का वो अंतर विरोध है, उसको वेलफेयर स्टेट के जरिए पश्चिमी देशों ने सॉल्व करने का प्रयास किया। अमेरिका इतना समृद्ध देश है, फिर भी वहां बेरोजगारी बड़े पैमाने पर है। फिर वो क्या करते हैं? अपनी सरकार की जिम्मेदारी मानते हैं, बेरोजगारी भत्ता देते हैं। अब फोकट में अगर सरकार से पैसा मिले, काम करने की सुविधा ना हो, कोई रोजगार ना हो, तो इंसान को प्रतिष्ठा नहीं मिलती है, समाज में नहीं मिलती है, अच्छी गर्लफ्रेंड नहीं मिलती है, शादी नहीं होती है। तो ऐसे इंसान क्या करेंगे? जिएंगे, लेकिन बहुत एडिक्ट बनेंगे, ड्रग्स एडिक्ट बनेंगे, शराब पिएंगे, एंटी सोशल काम करेंगे। यही समस्या जिन जिन देशों को इस ढंग की योजना अमल में लानी पड़ी, उनको भुगतनी पड़ी है, अमेरिका को भी भुगतनी पड़ी है। सारे लोगों को काम करने का अवसर उपलब्ध होना, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा माना गया है, प्रगति का अवसर, काम करने का अवसर हर एक को प्राप्त हो, उसमें समान संधि हो, ये इस ढंग की औद्योगिक रचना स्वीकारने के बाद कभी संभव था नहीं। इसलिए अगर हम गांधी के अर्थरचना के ढर्रे पर चलते तो हमारे गांव बहुत खुशहाल होते, खा पी कर हम सुखी होते, शायद सादे कपड़े पहनते, सादा लेकिन समृद्ध जीवन जीते। शायद हमारे देश में एरोप्लेन की संख्या कम होती, मेट्रो की संख्या कम होती, शहर इतने नहीं बढ़ते, शहर इतने बड़े नहीं बढ़ते, झोपड़पट्टियां इतनी नहीं बढ़ती। इसलिए शायद मध्यम वर्ग के घर में काम करने वाले मजदूर भी आसानी से नहीं मिलते, हमको भी स्वावलंबी बनना पड़ता, हमको भी घर के काम खुद करने पड़ते। इस ढंग का ये देश तैयार होता। हम शायद प्रगति की जो व्याख्या पूरी दुनिया में की जाती है, उस दृष्टि से पश्चिमी लोगों को कॉम्पीट नहीं कर पाते,
लेकिन आनंदी जीवन के क्षेत्र में, सुखी जीवन के क्षेत्र में, समृद्ध जीवन के क्षेत्र में उनको पार कर जाते, इतना डेफिनेट है। गांधी जी की अर्थव्यवस्था के कारण ये देश कैसे खड़ा हो पाता है, इसके बारे में जब मैं बोलूंगा अगले शनिवार को, तब काफी डिटेल्स उस पर लूंगा, तब शायद ज्यादा चित्र स्पष्ट होगा। नेक्स्ट, अभी जो किंगफिशर एयरलाइन बंद पड़ी, जेट एयरलाइन भी बंद पड़ गई, बीएसएनएल वगैरह में भी सैलरी लोगों को नहीं मिल रही है, लोगों को कम कर रहे हैं, तो हमने जो गलत इकोनॉमी देश में चल रही है उसके कारण ही हो रहा है क्या? मीनाक्षी सोलंकी इनका सवाल है कि जो एरोप्लेन कंपनियां अभी बंद पड़ रही है, किंगफिशर से लेकर बाकी भी, और बीएसएनएल भी बंद पड़ रही है, तो ये गलत इकोनॉमी के परिणाम है क्या? दोनों बहुत भिन्न है। किंगफिशर लाइन या फिर बाकी की जो विमान कंपनियां, एरोप्लेन कंपनियां बंद गिर रही है, पड़ रही हैं, उसके पीछे के कारण अलग है। उसके पीछे के कारण ऐसे हैं कि वहां मैनेजरियल कौशल अच्छे ढंग से उपयोग में नहीं आया, क्योंकि हमारे यहां जो पूंजीपति होते हैं उनको पूरी छूट होती है, बैंकों का और उनका लाइजन होता है, वो ठाठ से अमीरी में जीते हैं। अगर कोई कंपनी बंद हो गई तो उनका कोई नुकसान नहीं होता है, केवल प्रतिष्ठा को धक्का पहुंचता है, इतना ही होता है। उनका आरामदेह जीवन चलते रहता है, इसलिए वो बंद पड़ी है। उसके पीछे के कारण अलग अलग कारण है। लेकिन बीएसएनएल बंद नहीं पड़ रही है। बीएसएनएल को तो हम बंद करना चाहते हैं, डेलिबरेटली करना चाहते हैं। उदारीकरण का मतलब क्या है? वैश्वीकरण का मतलब क्या है? निजीकरण का मतलब क्या है? कि जो सरकारी कंपनियां हैं उनको बेच डालो। अब कांग्रेस गवर्नमेंट शायद स्वतंत्रता आंदोलन के अपने पुराने ख्यालों के कारण, उस बोझ के कारण इतनी बेशर्म नहीं बन सकती थी, इसलिए वो चुपके से धीरे धीरे बेचती थी सरकारी कंपनियों को। अभी तो सवाल ही नहीं है, पूंजीपतियों ने चुना हुआ हमारा प्रधानमंत्री है, पूंजीपति लोगों की ही पार्टी है, तो वो शर्म भी रखने का कोई कारण नहीं है। और आर्थिक धोरण तो हमने उदारीकरण का और निजीकरण का स्वीकारा है, तो वहां कोई भी सरकारी कंपनी नहीं होनी चाहिए। अब लोग खिलाफ होते हैं, क्योंकि अभी भी लोगों को लगता है कि सरकार की कंपनी चाहिए। तो इसलिए अगर डायरेक्टली हम बेचने को निकाले तो लोग चिल्लाए, इसलिए उनको बंद पड़ाने के, बंद गिरे ऐसी व्यवस्था करने के सभी हथकंडे अपनाए जाते हैं। तो बीएसएनएल बंद नहीं पड़ रही है, उसको डेलिबरेटली बंद पड़ा गया है ताकि दूसरी प्राइवेट टेलीफोन कंपनियां बहुत अच्छे ढंग से काम कर सके और उनका फायदा हो। और ये फायदा होने के लिए कुछ लोगों ने क्या क्या किया है मैंने कहने की आवश्यकता नहीं है। प्रमोद महाजन जी को क्यों रेसिग्नेशन देना पड़ा था ये भी आपको याद होगा, क्योंकि उन्होंने बीएसएनएल को मारकर किसी और को फायदा मिले ये व्यवस्था की थी, इसीलिए उनको तब रेसिग्नेशन देना पड़ा था। तो बात वही खत्म नहीं हुई, तब तो कम से कम कठिन बात थी, अब तो बहुत आसान है, क्योंकि पूंजीपतियों की सही मायने में सरकार है। तो ये सभी कंपनियां बंद होने वाली है। जो जो सरकारी कंपनियां हैं वो प्राइवेट पूंजीपतियों को बेची जाने वाली है।
हमारे पॉलिटिशियन के उसमें हिस्सा होने वाला है। कल रेलवे भी शायद बेची जाएगी। ग्रामीण आरोग्य व्यवस्था तो क्या हुआ मालूम है हम सबको। कितने बड़े पैमाने पर बिहार में बच्चे मर रहे हैं, एक दिन में नहीं हुआ है। ये कई सालों से हमारे प्रयास चल रहे हैं, उसको हमने स्पीड अप किया। कोई जिम्मेदारी सरकार नहीं लेगी। अभी वेलफेयर स्टेट था नेहरू जी के जमाने में, अभी हमारा वेलफेयर स्टेट नहीं है, पूंजीपतियों का प्रतिनिधि गवर्नमेंट है, खुली अर्थव्यवस्था है, तो जिम्मेदारी नहीं है। निजीकरण हमने अपनाया, तो हमारे पॉलिटिशियंस लोगों के लिए काम नहीं करते हैं, अभी वो पूंजीपतियों के लिए काम करते हैं। हमेशा याद रखिए, निजीकरण का मतलब वही होता है। इसलिए ना ही हमारी हेल्थ की व्यवस्था ठीक ढंग से चलने वाली है, ना ही हमारी एजुकेशन की व्यवस्था ठीक ढंग से चलने वाली है। मेरे जमाने में मेरे जैसे बच्चे सीख सकते थे, कम पैसे में सीख सकते थे। आज मैं सोचता हूं कि अगर मैं आज के जमाने में पैदा होता तो मैं सीख ही नहीं पाता। इतने पैसे कहां से लाता, कैसे सीखता? क्योंकि अभी सरकार ने एजुकेशन की भी जिम्मेदारी नहीं रखी। तो पूंजीपति की कंपनियां न चलना एक अलग विषय है, और सरकारी कंपनियां न चलने देना यह अलग विषय है। ये हम दोनों को भिन्न तरीके से समझना होगा। और जिस दिन भारत सरकार की सभी कंपनियां बंद हो जाएगी, फिर उसके बाद तो ये विषमता की खाई इतनी बढ़ेगी, इतनी बढ़ेगी कि उसके बाद ये देश शांत रहना और सुचारू रूप से चलना ये नामुमकिन हो जाएगा। इतनी बड़ी बेकारों की फौज क्या करेगी? सम्मानपूर्वक अगर जीने का अवसर नहीं होगा तो ये बेकारों की फौज, युवकों की फौज क्या करेगी? ये हमने सोचना चाहिए। तब ना हिंदुत्व का ढकोसला काम में आएगा, ना पाकिस्तान का शत्रुत्व काम में आएगा। उसके कारण कितने दिन चुप रहेंगे? मुस्लिमों का द्वेष कर कर कितने दिनों तक अपने पेट की आग बुझाते रहेंगे? ये हथकंडे तब नहीं काम में आएंगे। इसलिए हमको हमारे देश के बारे में नए सिरे से सोचना ही होगा। नहीं सोचेंगे तो उसके बहुत बुरे परिणाम हम भुगतेंगे। आगे आज की गांवों की इकोनॉमिक सिचुएशन में ऐसी कौन सी एक चीज हम बदल सकते हैं कि जिससे किसानों का अच्छा हो? अभय कथले, ऐसी कौन सी पहली चीज है जो बदलनी? अभय कथले इनका सवाल है कि देहातों की सिचुएशन बदलने के लिए ऐसी कौन सी पहली चीज है कि जो बदलने के कारण उनकी स्थिति अच्छी हो सकती है। देखिए, ऐसी एक चीज बदलने से तो होने वाला नहीं है। मैंने ये सीरीज में बहुत ही बोल्ड तरीके से स्पष्ट रूप से आपके सामने रखा है कि देहातों की आज की जो अवस्था है, किसानों की जो आज की अवस्था है, वे हमारे आर्थिक नियोजन का परिणाम है, इनएविटेबल परिणाम है। इसलिए इस आर्थिक नियोजन की दिशा बदलने के बगैर कोई भी परिवर्तन देहात की स्थिति में होने वाला नहीं है। और उसका पहला कदम, बहुत अच्छा कदम स्वामीनाथन आयोग ने सुझाया है कि किसानों के उपज को मिनिमम प्राइस दिया जाए, उत्पादन खर्च प्लस 50%। तो धीरे धीरे कुछ सालों में, अगर ये केवल जाहिर करना नहीं है,
ये जाहिर करने के बाद में उसकी यंत्रणा खड़ी करनी पड़ेगी। किसान के पास पैसा नहीं होता है, इसलिए उसको मजबूरन बेचना पड़ता है। तो उसे मजबूरन बेचना ना पड़े, अगर मार्केट में उसको 1.5 गुना भाव नहीं मिलता है तो सरकार उसको 1.5 गुना भाव दे। ये अगर कुछ साल हमने ये यंत्रणा चलने दी तो धीरे धीरे देहात खड़े होंगे, किसानों के पास पैसा आएगा, मजदूरों के पास पैसा आएगा, उससे देहातों के जो व्यवसाय है वो पलेंगे फूलेंगे। आज जो देहात से भाग भाग कर पूरे शहरों में आ रहे हैं वो शहरों में कम आएंगे, वहां थोड़ी पूंजी खड़ी होगी। पूंजी खड़ी होगी तो वहीं पर कुछ उद्योग शुरू होंगे, जो देहात के उपज से संबंधित उद्योग होंगे, और धीरे धीरे कुछ सालों में 10-15 सालों में ये अर्थव्यवस्था इस दिशा में निकलेगी कि जिसमें देहाती लोगों को भी न्याय मिलेगा। ये संभव है। तभी दूसरी कोई चीज करने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसीलिए तो मैंने मुख्यमंत्री जी को कहा था कि सर जी, ये जल संधारण के काम से शायद पानी पीने का सवाल हल होगा, लेकिन किसानों का कोई सवाल हल नहीं होगा। उनका सवाल आपको हल करना है तो स्वामीनाथन आयोग की कम से कम एक डिमांड तो पूरी कीजिए, उसके बिन कुछ भी आगे बढ़ने वाली बात नहीं है। मैंने पहले ही कहा आपको, 1 रुपए के बजाय आज हम किसानों के उपज को 5 पैसे दे रहे हैं। 1973 की तुलना में 400 रुपए तब गेहूं 1 क्विंटल आता था और 400 रुपए में 10 ग्राम सोना आता था। आज यही 10 ग्राम सोना 35,000 रुपए में आता है और गेहूं 1800-1900 रुपए में आता है। गेहूं की कीमत क्विंटल की आज 35,000 रुपए चाहिए थी, क्योंकि सोने के दाम इन्फ्लेशन के आधार पर, महंगाई दर के आधार पर बढ़ते हैं। तो इतनी बुरी अवस्था हमने कर दी। तो यह अवस्था दूसरे किसी कारण से हल नहीं होने वाली। बाकी सभी सोंग किए जा सकते हैं। मराठी में एक कहावत है की सगळे सोंग करता येतात पण पैशाचं सोंग नहीं करता येत। यानी बाकी आप सब नाटक कर सकते हो, सोंग कर सकते हो, लेकिन पैसे का सोंग नहीं कर सकते हो, पैसे का कोई नाटक नहीं कर सकते हो। वहां तो पैसा ही पैसा काम करता है। फिर भी किस ढंग से ये यंत्रणा विकसित हो सकती है, इसके बारे में हम अगले शनिवार को देख ही रहे हैं। और आगे दो 2020 में भारत महासत्ता बनेगा ऐसा कहा जाता रहा है, क्या ऐसा हो सकता है? योगेश राणे। योगेश राणे इन्होंने सवाल पूछा है कि 2020 में भारत महासत्ता बनेगा ऐसा कहा गया है, तो क्या सही में भारत महासत्ता बन सकता है? महासत्ता का मतलब क्या है? चीन महासत्ता है, बन रहा है, तो क्या चीन जैसा बनना चाहोगे? चीन ने अपने देश के कामगारों का बड़े पैमाने पर शोषण किया है और आज भी बड़े पैमाने पर शोषण करता है। उसके आधार पर वो महासत्ता बनी है और उनके विचारों में इंसान की कोई कीमत नहीं है। रशिया ने वही किया, चाइना ने वही किया। आपके विचारों में नहीं है, लेकिन आपने भी वही किया, यानी भारत ने भी वही किया। इधर हम मेट्रो बढ़ा रहे हैं, एरोप्लेन्स की संख्या बढ़ा रहे हैं, मॉल्स बड़े बड़े हो रहे हैं,
और उधर किसान मर रहे हैं, उनको 5 पैसे देते हैं 1 रुपए की तुलना में, 73 की तुलना में। यही हमारी महासत्ता है। जिस देश की 70% आबादी $2 पर डे में जीती है, जबकि दरिद्रता रेशा $1.25 की है। $1.25 में और $2 में कितना अंतर है? 70% आबादी, 69% आबादी। उस देश की महासत्ता, यानी 30% लोगों की महासत्ता, उसमें भी 1% पूंजीपतियों की महासत्ता, और उनके प्रतिनिधि हमारे प्राइम मिनिस्टर, उनकी महासत्ता हो सकती है। भारत के लोगों की महासत्ता नहीं हो सकती है। जिस देश की 70% आबादी गरीब हो, ये तो मैंने नंबर्स मेरे नहीं है, वर्ल्ड के ऑर्गेनाइजेशंस के नंबर्स है, तो ये कौन सी महासत्ता हुई? हमारा देश सोने की चिड़िया था, उसमें एक राजा अमीर नहीं था, या फिर कोई धनपति 2-4 अमीर थे, ऐसी बात नहीं थी। आम इंसान समृद्ध था। इसीलिए तो भारत 5000 साल तक ये संस्कृति और ये सभ्यता चलती रही, कई खामियों के बावजूद चलती रही। जब आम इंसान खुशहाल होगा, कम से कम अच्छे ढंग से जी पाएगा, और फिर उसके आधार पर महासत्ता देश बने, तो उस महासत्ता को मतलब है। इसलिए प्रगति यानी क्या, महासत्ता यानी क्या, इन सब चीजों के बारे में फिर से विचार करने की बहुत आवश्यकता है। प्रगति यानी बड़े बड़े मॉल्स लगना। मुंबई के एक एरिया में आप बीकेसी एरिया में जाओ तो ऐसा लगता है हम कहां आ गए। क्वींस नेकलेस के एरिया में जाओ तो ऐसा लगता है कि कहां, कौन सी मुंबई हम देख रहे हैं। अब धारावी तो बहुत बदनाम है, धारावी में जाओ तो पता चलता है कि हम मुंबई में हैं कि कहां हैं। तो यह अवस्था है हमारे देश की। तो मित्रों, प्रगति की व्याख्या क्या है? इतनी बड़ी विषमता की खाई, इतनी बड़ी अमीरी और गरीबी में अंतर, और फिर महासत्ता, ये कम से कम हमारी राज्य घटना ने, कॉन्स्टिट्यूशन ने जो मूल्य स्वीकार है उसमें बैठने वाली नहीं है। लोकतांत्रिक गणराज्य, जिसमें समाजवादी शब्द आज भी कायम है। सही मायने में देखा जाए तो मोदी गवर्नमेंट ने पहला काम करना चाहिए, समाजवादी शब्द निकाल देना चाहिए अपनी कॉन्स्टिट्यूशन से, क्योंकि उसको कोई मतलब ही बचा नहीं अभी। ना हमारा गवर्नमेंट अभी वेलफेयर स्टेट रहा है, यानी शब्द कायम होगा अभी तक वेलफेयर स्टेट, लेकिन कृति तो उस दिशा में नहीं है। तो इसलिए हमको प्रगति की व्याख्या क्या है, महासत्ता यानी क्या, इन सब चीजों के बारे में पुनर्विचार करना पड़ेगा। सभी लोग चिल्ला रहे थे जब ग्लोबलाइजेशन हमने स्वीकारा, जागतिकीकरण हमने स्वीकारा, वैश्वीकरण हमने स्वीकारा, मनमोहन सिंह और नरसिंह राव जी ने, तब सब लोग चिल्ला रहे थे कि इसके परिणाम ये होने वाले हैं, और परिणाम हुए। कम से कम नेहरू जी ने जो बचा के रखा था वो भी हमने गंवा दिया है। हाँ, अगर किसी का कहना यह है कि ये जो 70% आबादी है जो मैक्सिमम देहातों में रहती है और देहातों में काम नहीं मिला इसलिए शहरों के झोपड़पट्टी में आकर रही है, ये जो 70% आबादी है ये भारतीय है ही नहीं, तो फिर बात अलग है, फिर भारत महासत्ता बन सकता है। वैसे भी हमारे दुनिया में गुलाम पालने की परंपरा रही है, उनको इंसान समझा नहीं जाता था। रोमन्स गुलाम पालते थे, वो गुलाम को इंसान नहीं समझते थे। ग्रीकों में गुलाम थे, यूरोप में गुलाम थे, अमेरिका में गुलाम थे।
तो वो तो इंसान नहीं माने जाते थे पहले। फिर हमने भी 70% आबादी को इंसान नहीं माना, तो ये पॉसिबल है कि हम महासत्ता बन सकते हैं। सोचिए आगे। जैसा अभी कांग्रेस के अपोजिशन के लीडर विखे पाटिल, इन्होंने कांग्रेस छोड़ दी और वो दूसरे पक्ष में चले गए। अब गांधीवादी कांग्रेस के लीडर ऐसे करेंगे तो गांधीवादी मिनिस्टरों पे, लीडरों पे लोग कैसे भरोसा करें? अभय कर अभय कथले इनका सवाल है कि राधा कृष्ण विखे पाटिल जो कांग्रेस के हैं, लीडर थे, अपोजिशन के लीडर थे, वो उन्होंने अपने पार्टी को छोड़ दिया और बीजेपी में जाकर वो दाखिल हो गए, तो लोग कैसे कांग्रेस पर विश्वास रखेंगे? और फिर कांग्रेस राज करे, ऐसी स्थिति आएगी। आपने सवाल तो अच्छा खड़ा किया, लेकिन नाम बहुत गलत लिया आपने। राधा कृष्ण विखे पाटिल का क्या संबंध है कांग्रेस से? उनका पूरा इतिहास देखें तो वो अवसरवादी व्यक्ति है। जहां सत्ता वहां वो रहते हैं। सत्ता के साथ क्यों रहते हैं? क्योंकि उनका एजुकेशन का साम्राज्य इतना बड़ा है कि उसको उनको कायम रखना है। राधा कृष्ण विखे पाटिल की यहां व्याख्यानमाला होती है उनके पिताजी के नाम से। उस व्याख्यानमाला में आज तक मैं 2 बार गया हूं अपना विषय रखने के लिए। मैंने वहां उनका एजुकेशनल ये साम्राज्य खुद आंखों से देखा है। बहुत बड़ा साम्राज्य। तो इतना बड़ा साम्राज्य अगर जिंदा रखना है तो शासन के साथ रहना ज्यादा सुविधाजनक होता है। शासन के खिलाफ रहेंगे तो बड़ी मुश्किल होती है। इसलिए ऐसे लोग हमेशा शासन के साथ रहेंगे, दूसरे पार्टी में रहेंगे, फिर भी शासन के साथ अच्छे संबंध बनाकर रहेंगे, क्योंकि उनको अपना साम्राज्य बचाना होता है। अब ऐसे लोग कांग्रेस में भी है। आपको क्या लगता है आज की अवस्था आई उसमें कांग्रेस जिम्मेदार नहीं है? कांग्रेस ने तो बहुत सालों तक इस देश पर राज किया है। जो अच्छाइयां हैं आज देश में, उसमें भी कांग्रेस का बड़ा योगदान है, और जो कमियां हैं उसमें भी कांग्रेस का योगदान तो है ही। लेकिन ये केवल कांग्रेस तक बात सीमित नहीं है ना। हमारा लोकतंत्र कितना जागरूक है, हम कितने अच्छे ढंग से अपने नेता चुनते हैं, नेता पर दबाव बनाए रखते हैं, वो अपना काम ठीक ढंग से करे ये देखते हैं। इन सब चीजों पर, इन सब चीजों के रिजल्ट्स डिपेंडेंट होते हैं। वे हम नहीं कर पाए, इसलिए हम इस अवस्था में पहुंचे हैं। और आजकल तो ऐसी स्थिति है कि ये सरकार कैसे चुन के आती है, ईवीएम की गड़बड़ियों के जरिए चुन के आती है कि हिंदू मुस्लिम द्वेष के आधार पर चुनकर आती है, पाकिस्तान के साथ में झगड़कर या फिर झगड़े का बहाना बनाकर चुन के आती है। इन्हीं चीजों को हम महत्व देंगे तो किसान मरे क्या, रहे क्या, और यहां का बेरोजगार जिंदा रहे क्या, मरे क्या, इससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये हमारी जागरूकता पर डिपेंड है। तो मुझे लगता है कि जब आदमी बहुत ठोकर खाता है तो सीखता भी है। इसलिए मैं कहता हूं कि मोदी जी की सरकार आई, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आगे के 5 सालों में इतनी परिस्थिति बिगड़ने वाली है, संभालने की क्षमता तो उनमें है नहीं।
तो वो और उसको बिगाड़ कर रख देंगे। और उसका उत्कृष्ट प्रमाण उन्होंने डीमोनेटाइजेशन के जरिए इस देश को दिया है। उनकी समझ पूरे देश के ध्यान में आई है, जिनको समझता है उनके तो ध्यान में आई है। तो 5 सालों बाद ये देश सुधर जाएगा या फिर बर्बाद होगा, तो उसी की राह देखते हैं। वही एक आशा की किरण है। जब बहुत विपदा आती है, बहुत आपत्ति आती है, तो इंसान आइदर सुधरता है या डिप्रेशन में जाकर खत्म होता है। वही देश की अवस्था होगी। तब देखेंगे। ज्यादा से ज्यादा ये बातें, ये हो सकता है लोगों के सामने रखना अपना काम है, वो हम करते रहेंगे। नेक्स्ट। आज के वक्त में जॉब वैकेंसीज नहीं है, पढ़े लिखे लोग बहुत बेकार घूम रहे हैं और कंपटीशन बहुत ज्यादा हो गया है। ऐसे वक्त में स्टूडेंट्स को अपना रास्ता कैसे ढूंढना चाहिए? विजय पटेल। विजय पटेल, इनका सवाल ऐसा है कि आज के ज़माने में जो स्टूडेंट्स पढ़े लिखे हैं उनके लिए जॉब की सुविधा उपलब्ध नहीं है, वैकेंसीज उपलब्ध नहीं है, नौकरियां आसानी से मिलती नहीं है, तो क्या करें, कैसे करें? आपने बहुत ही बेसिक सवाल उठाया है। चलो, कम से कम बेसिक सवाल आपके सामने तो आया और आपको लगा इस सवाल को पूछना चाहिए। नहीं तो आजकल तो वो हिंदू मुस्लिम दंगे, मुस्लिमों का द्वेष और देशभक्ति, पाकिस्तान में घुसकर मारेंगे, यहीं पर हमारे सब युवक अटक गए हैं। बेरोजगारी की समस्या हमारी अर्थव्यवस्था की और शिक्षण पद्धति की निर्माण की वही समस्या है। यह समस्या उग्र रूप धारण करने वाली है, यह सबको पता था। जो देश की अर्थव्यवस्था को समझते हैं, चलाते हैं, उनको तो पता था, लेकिन हमने उसके बारे में कभी सोचा नहीं। देखेंगे, जब होगा तब देखेंगे। तो ये प्रॉब्लम तो सरकार सुलझाने वाली नहीं है। सरकार में ये क्षमता भी नहीं है और सरकार ने ये जिम्मेदारी लेना भी छोड़ दिया है। मैंने पहले ही कहा कि ये सरकार आज की हम चुनते हैं, लेकिन ये सरकार जो है वो आम जनता की सरकार नहीं है। आम जनता इस सरकार को चुनती है, लेकिन ये सरकार पूंजीपतियों का काम करती है। पहले छुप छुप कर करती थी, शायद कांग्रेस के जमाने में, क्योंकि थोड़ी शर्म लगती थी कि हम किस परंपरा से आए हैं। और फिर 91 के पहले ये देश समाजवादी देश भी था। अर्थव्यवस्था मिश्र अर्थव्यवस्था थी। अर्थव्यवस्था पर सरकार का नियंत्रण था। जब हमने ये नियंत्रण छोड़ दिया और खुली अर्थव्यवस्था का स्वीकार किया, तभी बेरोजगारी की समस्या ये देश की समस्या नहीं, हमने मानना शुरू कर दिया। ये आपकी समस्या है, आप सुलझाओ। आपको जो पढ़ाई पढ़नी है वो पढ़ो। आप में पैसे देने की क्षमता है तो देकर पढ़ो। जॉब खरीदने की क्षमता है तो खरीदो। अगर आज आपको किसी कॉलेज में प्रोफेसर बनना है तो 1.5-2 लाख नहीं, 15 लाख 30 लाख देने पड़ते हैं, दो। सरकार कोई जिम्मेदारी नहीं लेने वाला, और आज की सरकार तो बिल्कुल नहीं। हाँ, बोल नहीं सकते, जैसा मैं बोल रहा हूं वैसा वे बोल नहीं सकते, क्योंकि आपको आपके वोट्स उनको चाहिए। लेकिन ये लोग आपकी बेरोजगारी की समस्या सुलझाने वाले नहीं है।
और कभी कभी चुपके से वो सच बोल जाते हैं। पकोड़े तलो बेचो। सवाल मत पूछो कि हमने क्यों इतनी पढ़ाई की, पढ़ाई पर इतना खर्चा क्यों किया। ये भी सवाल मत पूछो कि सब लोगों ने अगर पकोड़े तलने शुरू किए तो खाएंगे कौन। मिले वो रोजगार, ढूंढो, अपने रोजगार क्रिएट करो और जियो। ये कौन कह सकता है? जिसको अर्थव्यवस्था की समझ नहीं है, ऐसा व्यक्ति कह सकता है। भाई, रोजगार अर्थव्यवस्था से तैयार होते हैं। हम अर्थव्यवस्था का जिस ढंग से नियोजन करते हैं उसमें से कितने रोजगार पैदा हो गए कितने नहीं हो गए यह तय होता है। ये जवाब अगर किसी अनपढ़ आदमी ने दिया तो समझने लायक बात है, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं, अब के गृह मंत्री जो पार्टी के अध्यक्ष रहे वो कहते हैं। तो इन लोगों को अपने अर्थव्यवस्था की कितनी समझ है ये ध्यान में आता है। रोजगार ऐसे निर्माण नहीं होते। चौराहे पर पकोड़े की गाड़ियां लगा दी, पाव भाजी के ठेले लगा दिए, खाएगा कौन? खाने वाले के जेब में पैसा चाहिए ना। दुख की बात ऐसी है कि जिन लोगों को इस बात की कुछ समझ नहीं है ऐसे लोग शासन में हैं। इसलिए मित्रों, अपने सवाल हम ही को सॉल्व करने पड़ेंगे। आप इस बात को भूल जाइए कि रोजगार मिलने वाला है। हमारी अर्थव्यवस्था जिस दिशा में प्रवास कर रही है उस दिशा में रोजगार ज्यादा बड़े पैमाने पर निर्माण होना संभव नहीं है। ये खुली पूंजीपति अर्थव्यवस्था है। इस अवस्था में पूंजीपति केवल प्रॉफिट के लिए काम करते हैं, आपके रोजगार निर्माण करने के लिए काम नहीं करते हैं। और उनको अगर चाइना का प्रोड्यूस किया हुआ कोई काम सस्ते में मिले तो वह आपके लिए क्यों रोजगार उपलब्ध करा दे? वहां से माल लेंगे, जैसे आज हमारे यहां टीवी बनते हैं, चाइना से हम पुर्जे मंगाते हैं या असेंबल करते हैं, अपना ठप्पा लगाते हैं और बेचते हैं। तो कहां रोजगार पैदा होगा? असेंबल करने के लिए जितना लगेगा और बेचने के लिए जितना लगेगा उतना। तो ये खुली अर्थव्यवस्था का मतलब होता है। आपकी समस्या बहुत जेन्युइन है, लेकिन आपकी अर्थव्यवस्था का हल आपके या मेरे हाथ में नहीं है, वो पूरे देश के हाथ में है। इसलिए मैं इतना ही कहूंगा कि अपने तरीके से अपनी समस्या सुलझाने का हमने प्रयास करना चाहिए। अब मैं जो आपको सलाह दूंगा वो तो आपको बेईमानी लगेगी। अपने आप को सेल्फ एम्प्लॉयड बनाइए। जिस काम में आपको रुचि है और जिसके जरिए आप पैसा कमा सकते हो उस काम में अपने आप को झोंक दीजिए। आज एक दूसरी फायदे की बात है कि जिसमें योग्यता है उसके गुणों को महत्व प्राप्त हुआ, ऐसा जमाना आज का है। आप अगर अच्छा खाना पकाते हो तो भी आपकी कदर होगी। आप अगर टेस्टी फूड बेच सकते हो तो भी आपकी कदर होगी। आप जो भी काम अच्छा कर सकते हो और लोगों को उसकी आवश्यकता होगी तो ऐसा कोई भी काम करोगे तो लोगों तक पहुंचना आसान है और लोग उसकी कदर करेंगे। मेरे जीवन में आर्थिक कमाई करने का कभी मुझ पर बोझ नहीं आया, क्योंकि बहुत पहले मुझ में आत्मविश्वास आ गया था कि मैं जब चाहे तब पैसे कमा सकता हूं।
मैं होटल में काम कर सकता हूँ, होटल खड़ा कर सकता हूँ, रास्ते में चीज़ें बेच सकता हूँ, अच्छा सेल्समैन अपने आप को सिद्ध कर सकता हूँ। ना मैंने कभी प्रतिष्ठा का विचार किया। प्राध्यापक भी था कॉलेज में, पत्रकार भी था, प्रेस्टिजियस प्रेस में था, लेकिन वो छोड़ते वक्त भी मैंने कभी उसका विचार नहीं किया। तो निडर बनिए, नेचर ने हमको हाथ दिए हैं, काम करने का सही माने में अधिकार दिया है और काम करने की क्षमता दी है। तो जिस काम में आपको रुचि है और जिसमें से पैसा मिले, ऐसा कोई काम को ढूंढिए और उसमें भिड़ जाइए। नौकरी की राह देखते मत बैठिए। इसका मतलब आपको नौकरी मिलेगी ही नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ लोगों को तो नौकरियां मिलने वाली है, 5% लोगों को मिलेगी, 2% मिलेगी। ये 5 और 2% में आप भी रह सकते हो, लेकिन उसके लिए रुक के रहने की आवश्यकता नहीं है। हमारे देश की अर्थव्यवस्था जिस दिशा में प्रवास कर रही है, उसमें ज्यादा नौकरियां निर्माण होना संभव नहीं है, और पढ़े लिखे लोगों को नौकरियां मिलेगी इसकी गारंटी निर्माण होना तो कभी भी संभव नहीं है। तो अपने पढ़ाई लिखाई का जो उपयोग किसी व्यवसाय में आप कर सकते हो, तो उस व्यवसाय में जुट जाइए, सेल्फ एम्प्लॉयड बनिए। उसके लिए अगर कोई यंत्रणा की मदद मिलती है, सरकार की मदद मिलती है, बैंक की मदद मिलती है तो लीजिए, नहीं तो जीरो से स्टार्ट कीजिए। अब ये सलाह आपको ऐसी लगेगी कि मैं क्या पूछ रहा हूं और सर मुझे क्या जवाब दे रहे हैं, लेकिन मैं वास्तविकता आपके सामने रख रहा हूं। नेक्स्ट, बेरोजगारी कम करने के लिए क्या ऐसा नहीं किया जा सकता कि सरकारी और प्राइवेट सेक्टर की सारी नौकरियों को लगभग 30,000 रुपए पे ला लिया जाए और ज्यादा से ज्यादा रोजगार बनाया जाए? जयपाल सिंह कबीर पन्ने, उन्होंने बाद में जोड़ा भी है कि सरकारी नौकरियों में कई पोस्ट को 1 लाख 1.5 लाख रुपए ऐसे सैलरी से। जयपाल सिंह कबीरपंथी, इनका सवाल ऐसा है कि नौकरियां बढ़ानी है तो आज जो सरकारी नौकरियां है या फिर सरकारी सेक्टर्स में जो नौकरियां है उनकी सैलरी कम कर दी जाए और ज़्यादा लोगों को उस रोजगार में भिड़ाया जाए ताकि ज़्यादा रोजगार उपलब्ध हो गए। क्या ऐसा नहीं किया जा सकता? ये उपाय सही उपाय नहीं है। ये उपाय ऑलरेडी अलग ढंग से अमल में लाए हैं। जैसे हमारी सरकार, महाराष्ट्र सरकार भी एजुकेशन का खर्चा कम करना चाहती थी, जबकि वो बहुत बेसिक खर्चा है। सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी क्या है? फोकट में अच्छा एजुकेशन, फोकट में, और फोकट में अच्छी सेहत की यंत्रणा, यानी हेल्थ की यंत्रणा, डॉक्टरी सुविधा। ये तो प्राथमिक चीजें होनी चाहिए थी। वेलफेयर स्टेट का ये काम होता है। लेकिन हमने धीरे धीरे ये जिम्मेदारी छोड़नी शुरू की, और जागतिकीकरण के बाद में, निजीकरण के बाद में तो फिर हम पर जिम्मेदारी बची ही नहीं, क्योंकि अभी समाजवादी ये शब्द तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में केवल शब्द रहा है, उसको कोई मतलब ही नहीं बचा है। तो हमने क्या किया, नए शिक्षक अगर लगाते हैं तो इतना पगार देना पड़ता है, तो हमने बीच में ऐसे शिक्षकों की यंत्रणा तैयार की कि जिनको हम 6,000 रुपये पगार देते थे। 6,000 पगार वाले शिक्षक। आपको करना है तो करो, नहीं तो नहीं करो। बेकार लोग क्या करेंगे, जक मार के करेंगे। तो ये ऑलरेडी आपने जो कहा है उसमें एक पर्याय तो हमने ढूंढ लिया है, लेकिन अभी 6,000 रुपये में काम करने वाला शिक्षक क्या काम करेगा? 6,000 रुपये में अपने फैमिली को लेकर कैसा जिंदा रह सकता है वो?
आज के जमाने में 6,000 रुपए में फैमिली को लेकर जिंदा रहना कितना कठिन है। उसको क्या समाज में प्रतिष्ठा मिलेगी, वो बच्चे को कितने अच्छे पढ़ाएगा। तो ये सभी सवाल है। और आप जो कह रहे हो कि इनके पगार कम करो, ये तो असंभव है। जिन लोगों को इतने पगार लेकर इतने सालों से काम करने की आदत है, वो अपने कम पगार तो लेने वाले नहीं है। और ये तो पूरा शासन चलाते हैं। गवर्नमेंट क्या होता है? मंत्री गवर्नमेंट नहीं होते। गवर्नमेंट तो यही होते हैं ना। तो ये खुद ही अपने पगार कैसे कम लेंगे? इसलिए दूसरा पर्याय निकाला कि नई नौकरियां सरकारी यानी नई नौकरियां जो है सरकार के, वो निर्माण नहीं करनी। ये आज का नहीं है, काफी सालों से ये निर्णय लिया गया। आजकल केवल नई भर्ती यूपीएससी एमपीएससी के द्वारा होती है। कुछ पदों के लिए रिटायर होते हैं, ऑफिसर्स रहने चाहिए इसलिए। बाकी आम नौकरियों की भर्ती तो बंद ही है। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर वो दिए जाते हैं। वैसे भी निजीकरण हमारा उद्देश्य है, तो सभी कंपनियां हम बेचने के लिए निकाल चुके हैं। तो उस मार्ग से तो ये समस्या हल नहीं होने वाली है। जहां रोजगार की निर्मित की जा सकती है, उस ढंग से हमें अर्थव्यवस्था को मोड़ना पड़ेगा। और राहुल जी गांधी जी ने जो छोटी सी बात कही थी, बहुत महत्व की बात थी वो। उन्होंने इस देश के जो 20% दरिद्र सीमा रेखा से भी नीचे के लोग हैं, उसका भी आखिरी का तबका 20%, उन लोगों को हर माह में 12,000 रुपए मिले, 6,000 रुपए सरकार देगी। ये एक मार्ग ढूंढा था। तो इन लोगों के पास अगर 12,000 रुपए आएंगे, इनमें से मैक्सिमम जो लोग हैं, बड़ा तबका है, वो देहातों में रहने वाला है। तो देहातों के इन लोगों के पास ये पैसा आएगा, वो पैसा खर्च करेंगे, देहातों के व्यवसाय बढ़ेंगे, वो पैसा देहातों में घूमना शुरू होगा, तो वहां का रोजगार बढ़ेगा। एक छोटा सा एक तरीका था। किसानों को अगर 1.5 गुना भाव दिया गया, तो देहातों में पैसा घूमना शुरू होगा, वहां रोजगार निर्माण होगा। इस ढंग से आपको नए निवेश करने पड़ेंगे, नए ढर्रे से सोचना पड़ेगा। जिस तबके को, जो 70% ऐसा तबका है जो $2 के नीचे आज जीता है, उसको आपको एड्रेस करना पड़ेगा। उसमें से सही मायने में रोजगार निर्माण होगी। ये 30% में से तो रोजगार निर्माण होने वाले नहीं है। ये अर्थव्यवस्था के दिशा मोड़ने की बात है। और इसके लिए बड़ी हिम्मत वाला, ताकत वाला, 58 इंची छाती वाला प्रधानमंत्री चाहिए और उसके साथी चाहिए, वैसी पार्टी चाहिए। हमारे 56 इंची वाले से तो होने वाला नहीं है, क्योंकि वो पूंजीपति के प्रतिनिधि है। ये सोच रखने वाला आदमी लगेगा वहां पर, और ये सोच रखने वाला आदमी आएगा तो उस ढंग से सोचेगा, लोगों को कन्विंस करेगा। और जब ये 70% आबादी को उसके साथ खड़ा पाएंगे, तो फिर ये अर्थव्यवस्था के चक्र भी बदले जा सकेंगे। उसके बिना ये रोजगार उपलब्ध होना संभव नहीं, क्योंकि अभी जो सरकार का उत्पन्न होता है, उसमें से मोर देन 70% केवल सैलरीज पर खर्च होता है। बाकी व्यवस्था खर्च पर 10-15% खर्च होता है। और पूरी योजनाओं के लिए 10-15% भी पैसा सरकार के पास बचता नहीं है। तो सरकारी यंत्रणा अपने ही पगार के बोझ के तले दबी हुई है। इसलिए वहां आप सुझा रहे हैं वैसे कोई उपाय अमल में लाना
नामुमकिन है। आगे क्या कभी भारत जाति या धर्म मुक्त हो पाएगा ताकि लोग केवल खुद को भारतीय कहें? राजू भारती। राजू भारतीय, इनका सवाल है, क्या भारत के लोग कभी अपने आप को जाति से और धर्म से मुक्त कर पाएंगे और अपने आप को केवल भारतीय कह पाएंगे? यह असंभव है, ऐसा नहीं है। भारत की जो पुरानी संस्कृति है, जो 5,000 सालों तक चलते रही, कई हजार सालों तक अपने आप को सोने की चिड़िया कहलवाती रही, एक समृद्ध विरासत है, समृद्ध संस्कृति है, जो सबको साथ लेकर चलने वाली है। और ना ही पहले ऐसा कोई धर्म था। हिंदू धर्म नाम की तो कोई चीज है ही नहीं। आप हिंदू कल्चर कह सकते हो, यानी सिंधु कल्चर, सिंधु के नदी के आसपास निर्माण हुई कल्चर, ऐसा आप कह सकते हो। धर्म नाम की तो कोई चीज थी नहीं। ये तो अभी अभी हमने हिंदू धर्म नाम की चीज पैदा की है, अभी अभी, ये 50 सालों में। तो ये जो हिंदू या सिंधु कल्चर जो है, वो अलग अलग विचारधारा के लोगों को, अलग अलग आचरण करने वाले लोगों को, अलग अलग उपासना करने वाले लोगों को साथ चलने वाली कल्चर है। तो बेसिक्स तो हम में है, जड़ें हैं। ऐसा नहीं कि बहुत नई बात हमको सीखनी है। इसलिए हम अपने आप को केवल सिंधु रहिवासी समझे, यानी भारत भूमि की समझे, और सबको साथ लेकर जिए, ये संभव है। 5,000 साल इस ढंग से हम जीते आए हैं। हमने तो मुस्लिमों को भी अपने साथ कर लिया, क्रिश्चियनों को भी साथ कर लिया, उनके साथ भी जीते गए। हम में कितने अलग अलग पंथ है, कितनी अलग अलग विचारधाराएं हैं, कितनी अलग अलग उपासना पद्धति है, एक दूसरे से विरोधाभासी है। हमारे यहां ब्रह्मचर्य को बहुत महत्व देने वाली भी परंपरा है, और सेक्स को बहुत महत्व देने वाली भी परंपरा है। हमारे धार्मिक स्थल और मंदिर बहुत पवित्र होते हैं, लेकिन हमारे मंदिरों में और मंदिरों के घुमटों पर संभोग दृश्य के शिल्प भी होते हैं, क्योंकि उसको भी हम महत्व देने वाली परंपरा है इस देश में। जगन्नाथपुरी का मंदिर, उसके घुमट पर सेक्स के शिल्प है, शिव पार्वती का संभोग दृश्य है। तो इतने अलग अलग विचार रखने वाली परंपरा ये है, और साथ में जीना सीखी है। तो हमें इन जड़ों को स्पर्श करना होगा, उनको जगाना होगा। ये 50 साल में जो हिंदू धर्म आया, कहां से पैदा हुआ मुझे भी पता नहीं है, क्योंकि मेरा जरा जितना अभ्यास है उसमें तो दिखता नहीं है। तो ये हावी जो बन रहा है, ऐसा हमको लग रहा है, ये तो पॉलिटिक्स है, ये कोई धर्म की बात नहीं है। तो ये पॉलिटिक्स के बात से परे सोचने की आवश्यकता है, और इतनी समझ हम भारतीयों में आ सकती है। इसके लिए हमने प्रयास करने चाहिए, क्योंकि जातिगत व्यवस्था जो है वो अगर ऐसे होती तो भारत में कभी सोने की चिड़िया बनने की क्षमता पैदा नहीं होती। इतनी विषमता वाली कोई भी यंत्रणा इतना अच्छा काम कर ही नहीं सकती। ये तो बाद में आई हुई कहीं ना कहीं घुसी हुई चीजें होनी चाहिए। अब इतिहास हमारे पास उपलब्ध नहीं, इसलिए कोई डेफिनेटली हम कह नहीं सकते हैं। तो विषमतावादी चीजें, दूसरे का द्वेष करने वाली चीजें, ये भारतीय जड़ों का हिस्सा नहीं है।
ये हमें आम इंसानों को समझाना होगा, हमें आम इंसान को समझना होगा, अपने आप को केवल भारतीय कहना सीखना होगा। दूसरों के धर्म अलग हो, विचार अलग हो, उपासना पद्धति अलग हो, फिर भी हम उसका आदर करेंगे, हमें सीखना पड़ेगा। तभी एक सही माने में अच्छे इंसान कर कर हम जी पाएंगे और अच्छा देश हम बन पाएंगे। ये तो हमें करना होगा। हो पाएगा नहीं हो पाएगा, मैंने तो कहा जड़ें हैं, कोई काल्पनिक बातें तो है नहीं। तो उन जड़ों को हमको जगाना होगा। आगे क्या भारत के राजनेता और पूंजीपति गांधी जी की जैसी अर्थव्यवस्था भारत में कभी आने देंगे? संतोष खड़े इनका सवाल ऐसा है कि क्या भारत के राजनेता और इस देश के पूंजीपति कभी गांधी जी जो जिस ढंग की अर्थव्यवस्था चाहते थे उस ढंग की अर्थव्यवस्था इस देश में आने देंगे? आपके सवाल का एक वाक्य में जवाब है, नहीं आने देंगे, क्योंकि ये उनके स्वार्थ के खिलाफ है। पूंजीपति क्यों काम करते हैं? प्रॉफिट के लिए काम करते हैं। और जब ये राजनेता इस प्रॉफिट का हिस्सा चाहते हैं और उन्हीं के जरिए इनको बनाया जाता है, तो ये तो उनके साझीदार हुए। तो ये क्यों ऐसी अर्थव्यवस्था चाहेंगे कि जो आम इंसान को न्याय दे? इसलिए ये खुद होकर तो नहीं करने वाले। खुद होकर इतना बड़ा निर्णय लेने की क्षमता भी इनमें नहीं है। कहने के लिए 56 इंच की छाती है, किसी में भी ये निर्णय लेने की क्षमता नहीं। कल मनमोहन सिंह भी अगर प्रधानमंत्री बने तो उनमें भी ये निर्णय लेने की क्षमता नहीं है। यानी केवल मैं किसी व्यक्ति पर या किसी पार्टी पर अन्याय करना नहीं चाहता हूं, इसलिए कह रहा हूं। ये तो हम किसानों को दबाव बढ़ाना पड़ेगा। हमें न्याय प्राप्त करने के लिए अहिंसक आंदोलन करना पड़ेगा। जब इस देश की 50% जनता चाहेगी और उसमें बाकी 20% जो अभी थोड़ी दरिद्रता रेखा के ऊपर है लेकिन गरीबी में ही है, वो भी जनता इसके साथ में खड़ी होगी, तो 70% जनता का दबाव जब बढ़ेगा तभी इतना बड़ा निर्णय हो पाएगा। आखिरी में इस देश में लोकतंत्र है, तो जनता के दबाव को तो महत्व है। अरे भाई, ब्रिटिश साम्राज्यवाद में भी अगर महात्मा गांधी के आंदोलन का ब्रिटिश साम्राज्य पर दबाव आता है तो ये तो लोकतंत्र है। यहां तो इस दबाव का बहुत महत्व है। ये तभी संभव होगा। यानी मैं मानकर चलता हूं कि कल ऐसा कोई प्रधानमंत्री आए जो बहुत प्रामाणिक है, जो इन बात को समझता है और सही माने में वो इस देश के चक्र को, अर्थव्यवस्था के चक्र को इस ढंग से मोड़ना चाहता है कि इस देश के हर व्यक्ति को न्याय मिले, जस्टिस मिले, सही माने में उसकी गरीबी दूर हो, उसको समानता मिले, जो हमने कॉन्स्टिट्यूशन में कहा है वो मूल्य सही माने में अमल में आए, तो भी वो कर नहीं पाएगा। ना उसको ये IAS IPS ऑफिसर करने देंगे, यानी सिविल सर्विसेज के लोग करने देंगे, ना जिन लोगों ने चुनकर भेजा है ऐसे पूंजीपति करने देंगे, और ना ही बाकी पॉलिटिशियन उनको करने देंगे। ये तभी संभव होगा उस व्यक्ति के साथ में जब जनता बड़े पैमाने पर खड़ी हो जाएगी और जनता उसे ताकत देगी, भाई तू हमारा प्रधानमंत्री है, हम तेरे साथ में खड़े हैं, ये निर्णय ले, क्या होता है हम देखते हैं। ऐसी ताकत जब खड़ी होगी तभी ये परिवर्तन संभव है। यानी नेता भी प्रामाणिक चाहिए, लोगों का सही माने में भला करने वाला चाहिए,
सही में लोगों का प्रतिनिधि चाहिए, पूंजीपतियों का और मीडिया का प्रतिनिधि नहीं चाहिए, क्योंकि पूंजीपति ने सब मीडिया खरीद लिया है। आजकल मीडिया स्वतंत्र नाम की कोई चीज नहीं है। तो वो भी स्वतंत्र चाहिए और उसके पीछे जनता खड़ी चाहिए। यानी ये कितनी बड़ी चीज है, आप समझ लीजिए। ये तब संभव है, नहीं तो हम इसी दिशा में चलेंगे। बहुत नुकसान होने के बाद शायद सबक सीखेंगे, पहले तो सबक सीखना असंभव है। हम सबक सीखते हैं क्या? अभी बिहार में 200 लड़के मर चुके हैं। वहां के कुछ राजनेताओं का कहना ऐसा है कि 1000 लड़के मरे। आज के जमाने में केवल मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं मिल सकती, इसलिए इतने बड़े पैमाने पर बच्चे मर रहे हैं। ये शर्म जैसी बात नहीं है इस सरकार को, लेकिन कहीं दिखती है क्या शर्म? ये व्यवस्था क्यों ऐसी हुई? क्योंकि हमारी आरोग्य की व्यवस्था, प्राथमिक आरोग्य की व्यवस्था हमने ठीक नहीं रखी, इस कारण ये अवस्था आई है। ये हमें ज्ञात है, लेकिन हम नहीं करेंगे, क्योंकि हम पॉलिटिशियन के ही तो बड़े बड़े मेडिकल कॉलेजेस हैं जो 1-1 करोड़ देकर सीखने के लिए वहां आते हैं। निर्णय लेने वाले ही उसमें अगर सम्मिलित हो गए, तो प्राथमिक आरोग्य व्यवस्था अच्छे रखने का आग्रह हम क्यों रखेंगे? दिन ब दिन उस पर का खर्चा हम कम करते जाएंगे और कहेंगे यही तो निजीकरण का अर्थ होता है, हम तो ग्लोबलाइजेशन की ओर जा रहे हैं, महासत्ता बनने की दिशा में जा रहे हैं। और कुछ हजार बच्चे मरते तो क्या फर्क पड़ता है? 130 करोड़ जनता है। अब ये एटीट्यूड है, केवल बोल के नहीं दिखाते, क्योंकि चुन के आना है। तो ये हमारे देश की अवस्था है। इसलिए पॉलिटिकल लीडर भी उस ताकत का होना, उतना प्रामाणिक होना, और उसके पीछे जनता ने खड़ा होना। यानी इन शॉर्ट कहना है तो गांधी जी जैसा कोई बड़ा व्यक्ति जो पूरी जनता को इकट्ठा कर सके, ऐसा अगर कोई खड़ा हो पाया तो ये परिवर्तन संभव है। और एक बार अन्ना हजारे के कारण ऐसा लगा था, लेकिन उतनी क्षमता वाला नेता चाहिए कि जिसको ये समझ भी हो और जनता भी उस पर विश्वास दिखाए। मैं बहुत निराश नहीं हूं, परिस्थिति में से ऐसे लोग उगते हैं, निर्माण होते हैं, और ऐसे लोग समाज में होते हैं। सभी के सभी बुरे लोग नहीं होते, पॉलिटिकल लीडर्स में भी सभी लोग बुरे नहीं होते, कुछ अच्छी करने की मंशा वाले भी लोग होते हैं। तो इसमें से, इस ढंग से कुछ उभर सकता है। क्या क्या हो सकता है इसके बारे में बहुत विस्तार से मैं शनिवार को बोलने ही वाला हूं अगले। पश्चिम बंगाल के बारे में वहाँ के लोग पुराने सरकारों को लेकर नाराज रहते हैं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन कम हुआ, डेवलपमेंट कम हुआ, और शायद इसलिए वो आज बीजेपी की तरफ जा रहे हैं। तो ऐसे में क्या करना चाहिए, इस पे आप क्या कहेंगे? विकास दास। विकास दास इनका कहना ऐसा है कि पश्चिम बंगाल के लोग वहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन कम हुआ, डेवलपमेंट कम हुआ, इसलिए बहुत नाराज रहते हैं, और इसलिए शायद वो बीजेपी की ओर ज़्यादा झुक रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? ये बात सही है कि हम ऐसा मानते हैं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन होना, बड़े बड़े उद्योग लगना, यही विकास होता है। और इस कारण, ये गलतफहमी के कारण भी कई बार अलग ढंग से लोग सोचते हैं। तो ये लोगों की ये सोच बनाने में भी लोगों का हिस्सा होता है, यानी इस ढंग के लोगों का हिस्सा होता है। अब महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा अच्छा इंडस्ट्रियलाइजेशन है,
महाराष्ट्र का औद्योगिक विकास जितना हुआ है तो पूरे देश में किसी स्टेट का नहीं हुआ है, आज भी नंबर 1 है। गुजरात वगैरह का तो नाम है केवल। यह वास्तविकता है। लेकिन सबसे ज्यादा आत्महत्या करने वाले किसान भी तो महाराष्ट्र के ही है। तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जहां ज्यादा होगा और सबसे बड़ी झोपड़पट्टियां भी तो महाराष्ट्र में ही है। दोनों चीजें महाराष्ट्र में। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जहां होगा वहां गरीबी और बढ़ेगी, ये तो भाग होगा ही, क्योंकि शोषण के आधार पर ही तो वो खड़ी होती है। हमारे उद्योग के विकास की व्याख्या ही अगर ये है, ये सब माना गया कि इसमें से जो अतिरिक्त प्रॉफिट निर्माण होगा उसमें से धीरे धीरे वो नीचे तक पहुंचेगा और आम आदमी खुशहाल होगा। अरे यहां सरकार ने नियंत्रण करने के बाद भी अगर पहुंचता नहीं, मुझे याद है 1981 की बात है, मैं इसी ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर एक लेख बना रहा था। उसके लिए बड़े बड़े लोगों के इंटरव्यूज लिए थे। उसमें शरद पवार जी का भी इंटरव्यू लिया था। शरद पवार जी मुख्यमंत्री रह चुके थे, अभी विरोधी पक्ष नेता थे। तब मैंने ये सवाल उनके सामने खड़ा किया था। उनको ये चीजें सब बहुत अच्छे ढंग से समझती थी, क्योंकि शरद जोशी ने ये रखना शुरू भी किया था। शरद जोशी जी की भी मुलाकात ली थी मैंने, भीमा दांडेकर जी भी की ली थी। शरद पवार जी तब कह रहे थे कि ये जो अतिरिक्त मूल्य खड़ा होगा, उसमें से जो औद्योगिक विकास होगा, देश बहुत गति से विकास करेगा और बाद में ये जो बड़ा उत्पाद तैयार होगा उसमें से देश की संपत्ति बढ़ेगी। वो धीरे धीरे हमारा जो नियोजन है उसके जरिए आम लोगों तक पहुंचेगी, गरीबों तक पहुंचेगी। मैंने कहा यह संभव नहीं है, क्योंकि जिस विकास को दूसरे का खून चूसने का चस्का लग गया, उसी के आधार पर विकास करने की आदत है, तो खून चूसना वो कैसे छोड़ सकेगा? कैसे संभव है? तो किसानों को कभी न्याय नहीं मिलेगा। तब उन्होंने मुझकी तरफ ऐसा देखा था, उसका मतलब था कि तुम जो कह रहे हो उसमें कोई मतलब नहीं है। मैं शासन चलाता हूं, मुख्यमंत्री रह चुका हूं, अर्थशास्त्र का मुझे अच्छा ज्ञान है। मेरे आर्टिकल में मैंने लिखा था कि मैं जितने लोगों से मैंने बात की उसके आधार पर मैं निष्कर्ष निकाल सकता हूं कि किसानों की कोई सूद लेने वाला नहीं है। किसानों की स्थिति दिन ब दिन बुरी बनती जाएगी। तब कोई आत्महत्या नहीं हुई थी, इसलिए आत्महत्या का विषय था नहीं। लेकिन मैंने लिखा था 1981 के आर्टिकल में कि किसान के सामने आत्महत्या के अलावा दूसरा कोई भी पर्याय बचेगा नहीं। और सही माने में उसके बाद में बड़े पैमाने पर आत्महत्याएं शुरू हुई। मैं केवल एक खेतीहर का लड़का हूं, इसलिए किसानों के प्रॉब्लम्स के बारे में इतना सजग था, ऐसा नहीं है। जो मेरी पढ़ाई चल रही थी, अलग अलग विषयों का ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश चल रही थी, और किसान का बेटा भी था, मैं अपने घर की परिस्थिति भी देखता था। ये परिस्थिति ऐसी क्यों है, ये इसके सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करता था। बाद में शरद जोशी का शेतकरी आंदोलन चला, उन्होंने बराबर जड़ को पकड़ा था, बाद में जड़ को ही छोड़ दिया। इसलिए शेतकरी आंदोलन का बहुत बड़ा नुकसान हुआ, ऐसा मैं मानता हूं। तो ये सब चीजें इसमें इन्वॉल्व है, इसलिए ये बातें इतनी आसान नहीं है। लेकिन उस दिशा में तो प्रयास करना पड़ेगा, तब जाकर उसमें से कोई मार्ग निकल पाएंगे। और इसीलिए मैं बहुत इतनी कठोरता से ये बातें रखने की कोशिश भी करता हूं। आगे
शायद हमने लिया है, पर फिर भी अगर इसमें कुछ जोड़ना हो तो हमने अगर गांधीयन इकोनॉमी इंडिपेंडेंस से अगर भारत में अपना ली होती तो क्या हम चाइना के इकोनॉमी से भी आगे होते? मीनाक्षी सोलंकी। मीनाक्षी सोलंकी। मीनाक्षी सोलंकी, इनका सवाल ऐसा है कि हमारे देश को स्वतंत्रता मिली तब अगर हम गांधीयन अर्थशास्त्र के मार्ग पर जाते तो क्या हम चाइना से भी हमारी इकोनॉमी आगे होती? बिल्कुल चाइना के इकोनॉमी से आगे नहीं होती, क्योंकि चाइना की इकोनॉमी चाइना के लोगों का बड़ा शोषण कर कर खड़ी हुई इकोनॉमी है। उन्होंने उसको देश प्रेम के साथ जोड़ दिया। हमें पूरे दुनिया में महासत्ता बनना है। जो रशिया ने किया था वो अलग ढंग से चाइना ने किया। और गांधीयन अर्थशास्त्र में इस बात की गुंजाइश ही नहीं। वो तो शोषण बगैर व्यवस्था खड़ी हो ये चाहते थे। अब इंसान एक दूसरे पर अवलंबित होते हैं, एक दूसरे की मदद लेते हैं, एक दूसरे की मदद के बगैर आगे नहीं बढ़ सकते हैं। यहां तक तो ठीक है, लेकिन उसमें शोषण नहीं होना चाहिए। हर एक को अपना जायज हिस्सा मिलना चाहिए। यह उनके इकोनॉमी का आधार था। इसलिए हम, जैसा मैंने कहा पहले, कि गांधीयन इकोनॉमी अगर हमारे देश में हम स्वीकारते तो शायद हमें इतना बड़ा औद्योगिक विकास नहीं दिखता, लेकिन हमारे देहात खुशहाल होते, बेरोजगारी की संख्या बहुत कम होती, क्योंकि केवल अर्थव्यवस्था नहीं बदलती, उसके साथ में एजुकेशनल सिस्टम बदलती है। हमारे ग्रामीण स्तर का पॉलिटिक्स बदलता, ग्रामीण स्तर के शासन व्यवस्था को ज्यादा अधिकार मिलते, आज है उससे भी कई ज्यादा अधिकार मिलते, आरोग्य की व्यवस्थाएं अलग होती, तो आम इंसान ज्यादा खुशहाल होता, भूखा कोई नहीं होता, क्योंकि विज्ञान की सहायता मिल पाती। क्योंकि विज्ञान के खिलाफ तो गांधी जी थे नहीं, अनुसंधान के खिलाफ तो थे नहीं। इसलिए पूरे देश में इतनी लोक संख्या बढ़ने के बावजूद, जनसंख्या बढ़ने के बावजूद कोई भूखा नहीं होता, और अच्छे ढंग से सम्मानपूर्वक हम जी पाते। शायद हम चाइना को कॉम्पीट नहीं कर पाते, क्योंकि चाइना ने तो अपने ही लोगों को शोषित कर कर, मार कर अपनी सत्ता खड़ी की है, आर्थिक सत्ता खड़ी की है, जो रशिया ने किया था। आपको इतना अचरज लगेगा कि जो रशिया पूरे दुनिया में लड़ाई करने के लिए, पूरे दुनिया में अपना कम्युनिज्म एस्टेब्लिश करने के लिए करोड़ों डॉलर्स खर्च करता था या फिर रूबल्स खर्च करता था, उसी रशिया में उसी वक्त अपने ही कामगारों को, किसानों को पेट भर खाना नहीं दिया जाता था, सैनिकों को खाना नहीं दिया जाता था पेट भर, उसमें से भी पैसे बचाए जाते थे, क्योंकि पूरे देश में कामगारों का राज एस्टेब्लिश करना था। उतनी बुरी अवस्था चाइना ने अपने जनता की नहीं की, लेकिन उसके आसपास की बुरी अवस्था तो की है, जो गांधीयन अर्थशास्त्र में और गांधीयन विचारों में अलाउड नहीं है। दूसरों के शोषण के आधार पर कोई चीज खड़ी करना, यही अलाउड नहीं है। इसलिए अलग भारत होता, ताकतवर भारत होता, बहुत इज्जत पूर्वक जीने वाला भारत होता, शायद इतना अमीर नहीं होता, लेकिन खुशहाल होता। इतना 70% लोग $2 में जीने वाले नहीं होते, इतना तो डेफिनेटली होता। इसीलिए मैं कहता हूं बार बार कि प्रगति का मतलब क्या होता है, किसकी प्रगति? अंबानी की प्रगति,
मोदी की प्रगति या उस देहात के किसानों की प्रगति, देहात में रहने वाले आम मजदूरों की प्रगति? किसके प्रगति को आप महत्व दोगे, ये पहले आपको तय करना पड़ेगा, तब प्रगति का सही मतलब निकलेगा। हमारे यहां के कुछ हजार लोग या कुछ लाख लोग सिलिकॉन वैली में जाते हैं, काम करते हैं, वहां बड़े बड़े पदों पर जाते हैं, यह हमारी प्रगति है, ऐसा अगर हम मानते हैं तो ये फिर भारत की प्रगति नहीं है, ये इंडिया की प्रगति है। भारत के लोगों ने क्या करने का? 70% ये भारत के लोगों ने क्या करने का? $2 के नीचे जीने का। तो प्रगति किसकी, इसकी भी व्याख्या हमको तय करनी होती है, जो हमने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी की है। इसीलिए मैंने आज के व्याख्यान की शुरुआत कॉन्स्टिट्यूशन की शुरुआत की प्रस्तावना से की, इसीलिए की। हम कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान मोर्चा वगैरह सब बड़े बड़े शब्दों का उपयोग करते हैं, आंदोलन करते हैं, लेकिन बेसिक्स सब भूल जाते हैं। क्योंकि हमारे दिमाग में कॉन्स्टिट्यूशन का आंदोलन यानी कुछ और ही होता है, उसमें हमारा किसान हमारे ध्यान में नहीं आता, हमारे देहात हमारे ध्यान में नहीं आते, इक्वेलिटी का मतलब हमारे ध्यान में नहीं आता, समान संधि का मतलब हमारे ध्यान में नहीं आता, उससे कोई हमारा लेना देना नहीं होता है। बंधुता का सही अर्थ जो कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें कहा है वो हमारे ध्यान में नहीं आता, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं होता है। क्योंकि आखिरी में ये 30% जो लोग हैं जिनको फायदा मिला, जिनको इंडिया कहा था शरद जोशी ने, ये इंडिया के लोग ही तो कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान मोर्चा वगैरह करते हैं, वो थोड़ी भारत के लोग होते हैं। भारत के लोग तो ये 70% है जो झोपड़पट्टी में शहरों के रहते हैं और देहातों में रहते हैं। किसकी प्रगति? 100% लोगों की प्रगति या 30% लोगों की प्रगति, यह हमको तय करना होगा, तब सही माने में सही सोच हम निर्माण कर पाएंगे और गांधी को भी समझ पाएंगे। नेक्स्ट, वर्तमान सरकार द्वारा लागू की गई किसान सम्मान निधि योजना, जिसमें हर साल 6,000 रुपए दिए जाएंगे, और वृद्धजन पेंशन योजना जिसमें हर महीना 300 रुपए दिए जाएंगे, उसके बारे में आपके क्या विचार है? विनोद कुमार जैन। विनोद कुमार जैन, इनका सवाल है कि सरकार ने जो 2 नई योजनाएं बताई है, किसान सम्मान निधि, एक किसान सम्मान निधि योजना जो हर किसान को हर साल 6,000 रुपए दिए जाएंगे, वृद्धजन पेंशन, और वृद्धजन पेंशन जो हर वृद्ध को 300 रुपए दिए जाएंगे हर महीने में, और 6,000 रुपए साल में दिए जाएंगे किसान को, यानी 500 रुपए महीना हो गया। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? एक शब्द में कहूं, अगर महात्मा गांधी जिंदा होते तो इसको सीधा नकार देते। वो कहते कि ऐसी अर्थव्यवस्था खड़ी करो कि किसान को आपको भीख मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब 500 रुपए आप हर किसान को दोगे, क्यों दोगे भाई? किस लिए दोगे? भीख दे रहे हो? जो पूरे देश को जिंदा रखता है, उसका पेट पालता है, उसको भीख दोगे? अरे उसका हक दो ना, भीख काय को देते हो? आपकी अर्थव्यवस्था पूरी उनके शोषण के आधार पर आपने खड़ी की है, वो पहले रोको। ये उसका सही जवाब होता। वृद्ध पेंशन व्यक्ति को अगर आप 300 रुपए हर महीना देते हो तो उसके बारे में मुझे कुछ कहना नहीं है। ऐसे कई गरीब लोग हैं, उनको 300 रुपए की भी मदद हो सकती है, लेकिन किसान को हर महीने 500 रुपए मिलना यह किसी भी सहूलियत के दृष्टि से ठीक नहीं। ना उसको सहूलियत मिलेगी, ना उसको वो इज्जत लगेगी। किसान भी बहुत स्वाभिमानी होता है और उसमें से कुछ हल होने वाला नहीं है। 6,000 रुपए एक साल के उसके लिए
कुछ भी नहीं है। केवल सरकार को लग रहा है कि हमने कुछ किसान के लिए किया। अरे भाई, आपने चुनाव में चिल्ला चिल्ला कर कहा था कि हम 1.5 गुना दाम देंगे, स्वामीनाथन आयोग अमल में लाएंगे, उसमें की एक चीज तो अमल में लाओ। चिल्ला चिल्ला कर चुनाव में आपने बोला था। हिम्मत करो, 56 इंच की छाती है आपकी। इस देश के 70% लोग आपके साथ खड़े रह जाएंगे, लेकिन अंबानी और बाकी सब पूंजीपति आपके खिलाफ खड़े होंगे। थोड़ी हिम्मत करो। कम से कम आपने लोगों को जो वचन दिया है 2014 में, वो अमल में लाने की कोशिश करो। कोशिश तो करो, उस दिशा में निकल तो पड़ो, शायद लोगों का साथ मिले, बाकी चीजें सब भूल जाए। ये 6,000 रुपए देने से क्या होने वाला है? 1.5 गुना दाम दो, मिनिमम अपेक्षा है वो 6,000 रुपए से कुछ परिवर्तन होने वाला नहीं है, क्योंकि 6,000 रुपए की कीमत कितनी रहे ये भी अर्थव्यवस्था के हाथ में है। कल जाकर 2 साल में वो 6,000 की कीमत 2 पैसा बन जाए। मैंने आपको पहले ही कहा कि 1973 में जो हम किसान को अनाज के एवज में 1 रुपया देते थे, उसके बजाय हम उसको अभी 5 पैसे दे रहे हैं। वो 6,000 की भी कीमत वो हो जाएगी। ये केवल भीख देना है। और मुझे लगता है इस देश का किसान जो पूरे 130 करोड़ जनता को पालता है, वो भीख नहीं चाहेगा, वो हक चाहेगा। उसको सम्मानपूर्वक हक दो। गांधी जी ने कहा था, हर व्यक्ति को काम, हर व्यक्ति को काम मिलने का अधिकार है, सम्मानपूर्वक जीने का अधिकार है। बेरोजगारी भत्ते जैसे चीजों के वो खिलाफ थे, भीख के वो खिलाफ थे। इसलिए नहीं थे कि भीख लेने वाले लोगों का नुकसान हो। क्यों? क्योंकि उसमें से उस व्यक्ति का आत्मसम्मान नहीं बचता है, और आत्मसम्मान के बिना जीने को कोई मतलब नहीं है। इसलिए इस लाइंस पर सोचना पड़ेगा, और इस लाइंस पर सोचना है तो न्याय अन्याय मन में होना चाहिए। पहले तो मुझे ये डाउट है कि हमारे प्रधानमंत्री को ये बातें समझती है नहीं समझती, इसी के बारे में डाउट है, उनके समझ के बारे में ही डाउट है। मैं कभी किसी व्यक्ति पर फालतू आरोप नहीं करता, या फिर मेरे मन में कुछ किसी के प्रति द्वेष है, या फिर मेरे मन में किसी के प्रति कुछ पूर्वग्रह है, इसके आधार पर कभी बोलता नहीं। मैंने जो डीमोनेटाइजेशन का निर्णय देखा, तब से मुझे तो बहुत डाउट है समझ के बारे में, अर्थव्यवस्था और अर्थशास्त्र के समझ के बारे में ही डाउट है। तो उनको ये 6,000 रुपए देना ये भीख लगेगा किसान को, ये भी समझता कि नहीं, इसके बारे में मुझे डाउट है। अभी रहा सवाल वृद्धों का। वृद्धों की अगर जिम्मेदारी सरकार की है, ये वेलफेयर स्टेट का तो हिस्सा है। जिन लोगों ने देश के लिए जो भी काम करता है, उसका फायदा तो आखिर में हर व्यक्ति का काम का फायदा देश को मिलता ही है। तो देश की सामूहिक जिम्मेदारी है ऐसे लोगों को सुचारू रूप से जिंदा रखना। तो इसलिए उसके खिलाफ मैं नहीं हूं, लेकिन 300 रुपये ये कोई रकम नहीं है। कम से कम उसको ठीक ढंग से जी सके, इतनी रकम मिलनी चाहिए। इतना ही मैं बोलूंगा, उतना ही उसमें एडिशन करूंगा। और इस बार पार्लियामेंट में जय श्री राम और अल्लाह अकबर ऐसे स्लोगन बोले गए, वो भी शपथ विधि के वक्त। इसका आगे जाके क्या होगा, इसका हमारे देश पर क्या परिणाम होगा, गांधी जी का विचार कैसे आगे बढ़ेगा? मीनाक्षी सोलंकी।
मीनाक्षी सोलंकी, इनका सवाल है कि इस वक्त हमारे पार्लियामेंट में शपथ ग्रहण के समय नारे लगे जय श्री राम के और साथ में अल्लाह अकबर के, तो हम किस ओर जा रहे हैं? क्या गांधी जी के विचारों की ओर हम जा रहे हैं? देखिए, जब मैंने ये विषय तय किया था उसमें 3 सवाल खड़े किए थे। पहला, गांधी जी की अर्थव्यवस्था इस देश में अमल में आती तो किसान आत्महत्या नहीं करते। दूसरा, अगर गांधी जी जिंदा रहते तो नेहरू और गांधी दोनों की अर्थव्यवस्था के बारे में टकराव होता दोनों का। और तीसरा मैंने सवाल खड़ा किया था कि ये देश गांधी जी का है या गोडसे जी का है। गांधी जी के विचार यानी इस देश के 5000 साल की विरासत, जो सबको साथ लेकर चलने वाली विरासत है। अलग अलग विचारधारा के लोग, अलग अलग मान्यता के लोग। गांधी जी अपने जीवन में ब्रह्मचर्य को बहुत महत्व देते थे, लेकिन जो लोग ब्रह्मचारी नहीं है उनको कम नहीं आंकते थे। नहीं तो नेहरू जी पर वो इतना प्रेम ही नहीं कर पाते। तो अलग अलग विचार, अलग अलग आचरण करने वाले लोगों के साथ में भी सामंजस्य प्रस्तावित करना, यह गांधी विचारों की विरासत रही है। और हमारे पार्लियामेंट में जो हुआ उसका मुझे अचरज नहीं लगा, देश को भी अचरज नहीं लगना चाहिए। क्योंकि जिस देश में प्रज्ञा सिंह को एमपी का टिकट दिया जा सकता है और इस टिकट के यानी उनको एमपी का टिकट दिया, इसका समर्थन करने के लिए हमारे प्रधानमंत्री जो ऑलरेडी रह चुके हैं 5 साल, वो जाहिर तरीके से कहते हैं कि हमने एक प्रतिनिधि कर उनको टिकट दिया है। प्रज्ञा सिंह कौन है? मालेगांव बॉम्ब स्फोट करने वाली टेररिस्ट। कोर्ट में केस चल रही है, इतने सालों तक जेल में थी। किस अधिकारी ने एफआईआर दाखिल की और इनको अटक की? हेमंत करकरे जैसे, जिनके विश्वसनीयता के बारे में, प्रोफेशनल एटीट्यूड के बारे में कोई उनका दुश्मन भी उनके बारे में शंका नहीं ले सकता। वो जाहिर तरीके से कहती है कि ये करकरे ने मुझे झूठी केस में फंसाया। हेमंत करकरे इस ऑफिसर को जानने वाला कोई भी व्यक्ति इस बात पर विश्वास ही नहीं रख सकता। मैंने तो उनको बहुत नजदीक से देखा है, मेरे बहुत अच्छे मित्र थे। वो कितने प्रामाणिक थे, पॉलिटिकल प्रेशर को बिल्कुल नहीं लेते थे। मैं बहुत नजदीक से उनको जानता हूं। प्योरली प्रोफेशनल व्यक्ति थे, जो कानून में होगा वही करेंगे। बहुत नम्र थे, अपने कांस्टेबल से भी बहुत नम्रता से पेश आते थे। तो उस व्यक्ति ने डिलिबरेटली इसको प्रज्ञा सिंह को फंसाया, उसके साथ अपमानजनक व्यवहार किया। इस पर तो काला कुत्ता भी विश्वास करने को तैयार नहीं है। उसका समर्थन हमारे प्रधानमंत्री जब करते हैं, तो जब कोई मुस्लिम व्यक्ति शपथ लेने के लिए आगे जाए, जय श्री राम के नारे लगे, तो मुझे तो अचरज नहीं लगता। इसी के आधार पर तो चुन के आए हैं। पाकिस्तान में घुस में मारेंगे और मुस्लिम द्वेष, तो ये तो उनका काम का हिस्सा है। अब सवाल है, ये राम हमारे पहचान का नहीं है। यानी जिस राम को भारतीय लोग जानते हैं, मैं जानता हूं, वो ये राम नहीं है। ये अलग राम है, ये खास इनका राम है, ये भारत का राम नहीं है। फिर ये नारे लगे तो उसकी प्रतिक्रिया में अल्लाह अकबर नारे लगे।
साथ में जय हिंद के भी नारे लगे। ये तमाशा तो इस देश में चलने वाला है। इसीलिए तो मैंने सवाल खड़ा किया कि ये जो देश है वो महात्मा गांधी का है या गोडसे का है। क्योंकि ये प्रज्ञा सिंह जाहिर तरीके से कहती है कि गोडसे ये देशभक्त है, देशभक्त था और देशभक्त रहेगा। इसका मतलब ऐसा है कि महात्मा गांधी देशद्रोही थे। भाई देशद्रोही आदमी को जो मारेगा वही देशभक्त हो सकेगा ना, नहीं तो मर्डर करने वाला आदमी कैसा देशभक्त बनेगा। इसीलिए तो मैंने सवाल खड़ा किया कि ये देश महात्मा गांधी का है या गोडसे का है। हमारे प्रधानमंत्री का संगठन आरएसएस महात्मा गांधी का नाम प्रातस्मरणीय कर लेता है, रोज सुबह लेता है। यह सच्चाई है कि प्रधानमंत्री गोडसे के प्रतिनिधि है। इसीलिए तो सवाल खड़े किए और उनका जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो मित्रों अभी 11 बज गए हैं, यहां रुकते हैं। मुझे पता है काफी सवाल अभी बाकी है, उन सवालों को बाद में रिकॉर्ड किया जाएगा और अपलोड किया जाएगा। आपने सुना, इसमें सम्मिलित हुए, इसलिए सबका मैं आपका आभारी हूं। ये विषय मेरे लिए बहुत ही महत्व का है। अभी इसका केवल एक सीरीज में का भाषण बचा है, हिंद स्वराज का। वो अगले शनिचर को शाम को 8 बजे यूट्यूब पर लाइव होगा। मित्रों, जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, श्याम मानव चैनल यूट्यूब कर उसको सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, लाइक भी कीजिए और बड़े पैमाने पर शेयर भी कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बातें पहुँचे। ये हम सब का आपको साथ में लेकर बेहतर इंसान बनाने की जो एक मोमेंट है, इस मोमेंट में आप शरीक होइए। आप भी अपने विचार बहुत अच्छे ढंग से व्यक्त कीजिए, विचार व्यक्त करने की प्रक्रिया में हिस्सा लीजिए, अलग अलग सवाल पूछते रहिए। आपके सवाल हमारे लिए बहुत ही महत्व के होते हैं। हम कई बार आपस में हमारी टीम सोचती है कि ऐसे सवाल लोगों को सूझते कैसे हैं। हमने कितनी भी मेहनत की होती तो इतने बेहतरीन सवाल हमें नहीं सूझते। इसलिए आपके सवालों का हमें बहुत बहुत महत्व लगता है। सभी सवालों के जवाब देने की मैं कोशिश करूंगा। मिलते हैं। गुड नाइट, शुभ रात्रि। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। श्याम मानव चैनल को आपका समर्थन देने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चैनल के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबाएं।